हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दिस एक्साइटिंग सेशन। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं हमारे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक से। तो आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं स्टूडेंट्स कि बेसिक आईएमसीटी एग्जाम क्या है और ये क्यों कंडक्ट की जाती है और ये कब से कंडक्ट हो रही है, ये सारे एग्जाम्स को या सारे क्वेश्चन को हम लोग आंसर करेंगे। तो सबसे पहले आईएमसीटी, आईएमयू स्टैंड्स फॉर इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी। तो ये यूनिवर्सिटी है एंड दिस यूनिवर्सिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग द एग्जाम। तो सीईटी सबको पता है, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होता है। इसके पहले 2008 तक हम देखते हैं कि इग्नू कंडक्ट करता था एग्जाम। ओके, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी के थ्रू एग्जाम्स कंडक्ट होती थी। उसके बाद 2009 का ये हमारा पहला बैच था जब इग्नू और आईएमसीटी सेपरेट हो गया, राइट। और उसके बाद हम देखते हैं कि आईएमसीटी के थ्रू एग्जाम्स कंडक्ट किए जा रहे हैं। इनफैक्ट 2009 में तो ऐसा ये था कि अगर आईएमसीटी नहीं है और अगर आप आईएमयू से क्लियर हो तो आपको उसी बेसिस पे आपको एग्जाम में डीएनएस के लिए ये दे देते थे, एंट्री ले लो। तो ये भी सिचुएशन था उस टाइम के लिए, ट्रांजिशनल पीरियड था। आज भी बहुत सारे क्वेश्चंस उठ रहे हैं कि आईएमयू को बंद करके जेईई के अंडर लेना चाहिए। लॉट ऑफ कंफ्यूजन गोइंग ऑन, बट आज के लिए एटलीस्ट फॉर 2025 ये साल में आईएमसीटी ही हमारा गेम चेंजर होगा, राइट। आईएमसीटी के अलावा जैसे बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन है सर ये डीएनएस स्पॉन्सरशिप करके कुछ होता है, वो क्या है? तो दैट वी आर गोइंग टू लुक इनटू डिटेल में अनदर वीडियो। अभी के लिए वी आर गोइंग टू फोकस जस्ट ऑन व्हाट आईएमसीटी इज, व्हाट द क्वेश्चन पेपर इज, व्हाट इज द सिलेबस, एज क्राइटेरिया क्या है, मेडिकल स्टैंडर्ड्स आपको क्या रखने, ऑल दीज फैक्टर्स। तो ये फैक्टर्स आप देख सकते हैं यहाँ पे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, फिजिकल मेडिकल स्टैंडर्ड्स, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, एप्लीकेशन फॉर्म कब से आने वाला है, एडमिशन क्या होने वाला है, प्रोसेस आईएमसीटी क्लियर होने के बाद, और आपका एज लिमिट क्या है। तो ये चीजों पे अपन मेजरली फोकस करेंगे और इसी में आपके सारे डाउट्स हमको क्लियर करने हैं। तो सबसे पहले आईएमयू क्या है? तो इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कंडक्ट होता है ये दो प्रोग्राम्स के लिए, अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट। तो बहुत सारे लोग गलतफहमी है कि आईएमयू सिर्फ डीएनएस बीएससी बीटेक के लिए नहीं। उसमें अगर आप थोड़ा सा देखोगे तो जो पोर्ट्स एंड लॉजिस्टिक्स, पोर्ट मैनेजमेंट एंड लॉजिस्टिक्स का बीबीए एमबीए भी वहाँ पे होता है, राइट। और ऐसे और भी बीबीएस और एमबीए हैं जो यहाँ पे थ्रू आईएमसीटी आप कर सकते हो, राइट। तो ये दो चीजें हैं जो आपको समझनी है कि पीजी और यूजी के लिए। अपन मेजरली जो बच्चे देते हैं ना वो अंडर ग्रेड के लिए देते हैं, राइट, जिसमें बीएससी है, बीटेक है, डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस, डीएनएस है, इसके लिए फोकस किया जाता है मेजरली। फिर जो बीबीए और अदर ये है एस्पेक्ट्स जो आईएमयू के सेंटर्स में ही होता है, उसके लिए फिर ज्यादातर नहीं दिया जाता। आज भी उसका कट ऑफ बहुत कम जाता है, राइट। तो बेसिकली आईएमयू का क्या है? इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, ठीक है। ये यूनिवर्सिटी कंडक्ट करती है एग्जाम हर बच्चे को जिसको डेक साइड में जाने का है, डीएनएस या बीएससी करके, या इंजन साइड में जाने का है, ओके। और ये ऑफिसर लेवल्स के लिए होता है, राइट। तो इसमें जीपी रेटिंग का कोई संबंध नहीं। बहुत बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि जीपी रेटिंग के लिए देना होता है, तो नहीं, ये एग्जाम आपको जीपी रेटिंग के लिए नहीं देना। उसके लिए अलग कॉलेजेस, बहुत सारे कॉलेजेस ने अपने एंट्रेंस एग्जाम रखे, इंटरव्यूज रखे हैं। कोई भी सेंट्रलाइज एग्जाम अभी तक जीपी के लिए नहीं है जैसे ये, राइट। तो अब इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या है। तो सबसे पहले ध्यान देना है बीटेक मरीन में आपका जो एजुकेशनल क्राइटेरिया है, बीटेक मरीन के लिए क्या चाहिए आपको? 10+2 पीसीएम, राइट। 60% आपको चाहिए पीसीएम में एंड 50% इन इंग्लिश। ये है गवर्नमेंट का क्राइटेरिया। क्या चाहिए आपको? भाई अगर मेरे को बीटेक मरीन इंजीनियरिंग करना है तो मेरे को पीसीएम में 60% चाहिए, 10 पीसीएम होना चाहिए मेरे पास, और साथ में मेरे को इंग्लिश में 50% मार्क होना चाहिए, राइट। तब ये दोनों क्राइटेरिया फुलफिल करके आप आईएमसीटी के एग्जाम को बैठ सकते हो। अब बहुत बार ऐसा होता है कि आईएमसीटी एग्जाम के बाद आपका रिजल्ट आता है, राइट। तो जनरली फिर जो बच्चे नहीं क्लियर कर पाए फिर उनको उसका कोई फायदा नहीं होगा। तो आपको बेसिक क्राइटेरिया तो फुलफिल करना ही है कि आपके पीसीएम में 60% मार्क होना चाहिए और 50 इंग्लिश में। अब यहाँ पे भी एक कैच है, कंपनीज ने क्या करके रखा है, भले गवर्नमेंट का रिक्वायरमेंट 60 है, कंपनीज बोलते हैं कि हमको 70% चाहिए, ओके। तो रिसेंटली कुछ कंपनीज से जो हमारे जो एडजेसेंट कॉलेजेस है वहाँ पे आए थे, ओके, कॉलेजेस भी आए थे कि जो बच्चों को आके बताए इन्फॉर्मेशन में, तो उन्होंने बोला कि थ्रू आउट हमको 70% चाहिए। और ऐसे बहुत सारी कंपनीज हैं जो थ्रू आउट 70, थ्रू आउट मतलब 10th 12th और आपका जो ग्रेजुएशन के लिए जीएमई के लिए जब जाते तभी भी 70% डिमांड करते हैं। तो मेक श्योर कि आप 60 के क्राइटेरिया में मत फॉलो करना, आप 70-75 प्लस ही टारगेट करना, क्योंकि इंटरव्यूज में भी इसका आपको फायदा होगा, राइट। तो ये दो तीन चीजें आपको याद रखनी है। गवर्नमेंट स्टैंडर्ड में आपको क्या चाहिए? अगर बीटेक मरीन करना है तो गवर्नमेंट के हिसाब से आपको आईएमसीटी अगर क्वालिफाई करना है या आप बैठ सकते हैं तो 60% पीसीएम और 50% इंग्लिश में मार्क्स, ये अगर क्वालिफाई हो रहा है तो आप आईएमसीटी एग्जाम बेसिकली अगर आपने क्लियर कर लिया तो आपको उसका फायदा होगा। अगर यहाँ पे 59% भी आता है पीसीएम में तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बट यहाँ पे और एक चीज समझनी है अपने को कि एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए 5% का उन्होंने रिलैक्सेशन रखा है। बट यहाँ पे और एक प्रॉब्लम है स्टूडेंट्स, भले गवर्नमेंट ने रखा है, रिजर्वेशन पॉलिसी गवर्नमेंट के लिए अप्लाई होती है,
कंपनीज ये पॉलिसी को फॉलो नहीं करती क्योंकि इंडिया में रिजर्वेशन अफर्मेटिव एक्शंस सिर्फ गवर्नमेंट के लिए है, राइट? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि कंपनीज अफर्मेटिव एक्शंस को फॉलो नहीं करेगी, तो वो बोलेगी कि इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हिच कास्ट यू कम फ्रॉम, आपको 70% ही लाना है। आईयूसीटी में भले आप क्वालिफाई कर लो, ओके, बट कंपनी एग्जाम में प्रॉब्लम होगा। तो थ्रू आउट सब स्टूडेंट्स को मेरा यही कहना होगा कि 70% तक आपको रखना। इसके बाद अगर बीटेक नेवल आर्किटेक्चर करना है वो भी लगभग सेम है, राइट? बीएससी नॉटिकल साइंस करना है वो भी सेम है, 60% 50% इंग्लिश। बट व्हाट आई सजेस्ट, ये गवर्नमेंट क्राइटेरिया है, आप 70% ही टारगेट करना। डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस जिसके लिए ज्यादातर बच्चे कोशिश करते हैं कि हम इसी में जाएं, राइट? उनका भी हम देखते हैं 60% पीसीएम है, 50% इंग्लिश, ओके? तो ये क्राइटेरिया है, मतलब आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ये होना चाहिए कि बाबा मेरा पीसीएम होना चाहिए, इतने मार्क्स निकल रहे। क्या इसके अलावा भी है जो दे सकते हैं बच्चे? यस, इसके अलावा भी है, ओके? वो क्या है? तो आपने अगर बीएससी करके रखा हुआ है, ठीक है, बीएससी इसमें फिजिक्स आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए, ओके, फर्स्ट सेकंड ईयर में एटलीस्ट, या फिर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए, तो भी आप आईयूसीटी दे सकते हैं, ओके? तो जो बच्चे जिनका ग्रेजुएशन हो चुका है, फिजिक्स है या इसमें क्या है इलेक्ट्रिकल में, तो दे कैन आल्सो गिव आईयूसीटी, राइट? वहां पे भी आप पकड़ लीजिए कि 70% ही दिमाग में रखना, गवर्नमेंट क्राइटेरिया जो भी हो, ओके? चलो नेक्स्ट जाते हैं, मेडिकल फिटनेस। अब ये जो क्वेश्चन है मेडिकल फिटनेस का, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? आर्मी नेवी में मेडिकल फिटनेस बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से चेक होता है, राइट? यहाँ पे जो है इतना स्ट्रिक्ट नहीं है, बट इट इज इंपॉर्टेंट। तो क्या क्या देखा जाता है इसमें? दो चीजें। पहले तो जो भी डीजी शिपिंग ने मेडिकल स्टैंडर्ड्स दिए हैं, डीजी शिपिंग ने जो भी मेडिकल स्टैंडर्ड्स दिए हैं उस हिसाब से आपका मेडिकल फिटनेस होना चाहिए। तो आप बोलेंगे सर डीजी शिपिंग के कहाँ मिलेंगे? तो इनके वेबसाइट में लिंक में मैंने अपने कमेंट में आप देखोगे कि लिंक भी डाला होगा, यू कैन गो थ्रू दैट। बहुत बार अपने को समझ में नहीं आता है, तो व्हाट यू डू इफ यू वांट टू गेट इनटू दिस फील्ड, अगर आप आईयू देना चाहते हो, स्पॉन्सरशिप एग्जाम देना चाहते हो, तो एक लिस्ट मैंने नीचे डाला है, अपडेटेड लिस्ट है। उसमें आपको क्या करना है, जस्ट गो थ्रू कि आपके एरिया में कौन सा डॉक्टर है। हर डिस्ट्रिक्ट में आपको लगभग हर 2 डिस्ट्रिक्ट में, एक डिस्ट्रिक्ट में एडजेसेंट डिस्ट्रिक्ट में एक डीजी शिपिंग अप्रूव्ड डॉक्टर रहता है। सो देयर इज दिस सेंटर जहाँ पे आप जाके डीजी शिपिंग के नॉर्म्स के हिसाब से आप क्या कर सकते हो, आपका मेडिकल चेकअप कर सकते हो, राइट? तो अगर आपको वहाँ पे कोई इशू आता है, सीवियर इशू है, तो ये फील्ड में आना मतलब एनीवेज वो आगे, क्योंकि हर बार आप जब शिप बोर्ड करते हो तो आपको मेडिकल टेस्ट करना होता है। अगर वहाँ पे प्रॉब्लम आ जाए तो फिर आपको सर्व करने मुश्किल होगा, राइट? तो पहले ही क्लियर कर लेना। तो आप क्या कर सकते हो, नीचे आपने दिया लिस्ट, यू कैन गो विजिट द डॉक्टर, आपके एरिया में जो भी होगा। हमारे इधर के डॉक्टर देवरे इज वेरी हेल्पफुल पर्सन, वो बहुत सारे बच्चों को अच्छे से गाइड करते हैं, जिनसे जिनका पॉसिबल है उनको बता देते हैं कि आप कर सकते हो, जिनका नहीं है वो क्लियरली बता देते हैं। सो इवन ही विल बी कमिंग ऑन आवर चैनल, ही विल बी एक्सप्लेनिंग द मेडिकल स्टैंडर्ड्स। तो ये भी एक बहुत जरूरी बात है, ओके? तो ये चीज समझनी है अपने को कि डीजी शिपिंग जो भी है, नीचे लिंक दिया गया है, मेडिकल स्टैंडर्ड्स आप देख लीजिए। नीचे मैंने और एक लिंक दे के रखा है जिसमें आपको ये मिलेगा कि जो डॉक्टर्स उनका लिस्ट जो डीजी शिपिंग ने अप्रूव किया, ओके? उसके बाद मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट मस्ट बी इशूड बाय डीजी शिपिंग अप्रूव्ड डॉक्टर। किसी भी डॉक्टर का नहीं चलता है कि हमारे एरिया के सिविल हॉस्पिटल से हम लेके आके, नहीं, डीजी शिपिंग अप्रूव्ड डॉक्टर ने ही आपको देना चाहिए, ओके? वो लिस्ट नीचे है, यू कैन फॉलो दैट। नेक्स्ट अब आता है आईसाइट, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आईसाइट रिक्वायरमेंट। शिपिंग में खास करके डेक साइड में आप जा रहे हो ना, तो आपका आईसाइट अच्छा होना चाहिए। तो आईसाइट अच्छा मतलब क्या? तो अगर आप बीएससी नॉटिकल साइंस या डीएनएस में जा रहे हो, ओके, तो आपका विजन होना चाहिए 6x6 अनएडेड। अनएडेड मतलब विदाउट एनी स्पेक्स या विदाउट वो उनको क्या बोलते हैं, लेंस, कॉन्टैक्ट लेंसेज के बिना, किसी भी एड के बिना आपका 6x6 आईसाइट होना चाहिए। अब ये 6x6 क्या होता है? कोई नहीं, आपका नजदीक का जो भी डॉक्टर होगा, आस्क हिम टू चेक कि भाई सर मैंने 6x6 एक बार देख के बताओ, वो बता देगा, सामने चार्ट रख के वो देखते हैं, ओके? वो बता देगा 6x6 है या नहीं। तो डेक साइड में आंखों का कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। लेसिक सर्जरी आजकल है, चल जाता है, लेसिक अगर आपने किया है तो कर सकते हो, बट उसमें भी एक प्रॉब्लम का स्टूडेंट मैं आपको बताता हूँ, ये चीजें बहुत जरूरी है, और हमारे स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम भी फेस करना पड़ा था। पहले डॉक्टर्स देख के बता देंगे कि 19 साल में आप 19 या एक्चुअली 21-22 साल के बाद ही लेसिक करने में अप्रूवल देते हैं, बट बहुत सारे बच्चों का जो कॉर्निया होता है ना, वो बहुत पतला होता है, ठीक है? भले आपको स्पेक्स है, तो आप सोचोगे कि यार 21 साल में जाके मैं मेरा आई का ऑपरेशन कर लूंगा, लेसिक सर्जरी कर लूंगा, लासिक से मेरे को दिखना चालू हो जाएगा। पर लासिक करने के पहले टोपोग्राफी करके एक इमेजिंग एक टेस्ट होता है। उस टेस्ट में अगर आपका कॉर्निया छोटा है, पतला है, तो लासिक आप नहीं कर सकते।
तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, राइट? तो उसके लिए C3 करके और एक आई का ये है ऑपरेशन है जो यू हैव टू गो थ्रू दैट, और बाद में फिर अलग से लेंस बनाने लगा के फिर आंखों में लगाना पड़ रहा है, तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस हो जाता है। तो मेक श्योर कि आप पहले अपने आंखों को बहुत सीरियसली लेना, ओके? चेक कर लेना, अगर आपको चश्मा है जाके देखो टोपोग्राफी, नहीं भी है मे बी इन फ्यूचर आपको कोई इशू हो जाए कि वो टोपोग्राफी जो होता है आप जाके आपके डॉक्टर को बोल सकते हैं मेरे को मेरा कॉर्निया का थिकनेस देखने का कि आगे जरूरत पड़े तो लासिक में कर सकता हूँ कि नहीं, ओके? तो ये चीजें समझना आपको। तो आई साइट को मजे मतलब आप लाइटली मत लेना, ठीक है? कि हाँ 21 साल में तो लेसिक से सबको दिखने चालू हो जाता, मैं भी कर लूंगा, नहीं। मेक श्योर कि आप डॉक्टर से मिले, उनसे कंसल्ट करें कि सर मैं ये कर रहा हूँ एग्जाम, क्या मेरे आंखों में लासिक ऑपरेशन हो सकता है? अगर हो सकता है तो सर मैं टोपोग्राफी चेक करूँ या नहीं करूँ, ओके? ये दो चीजें आपको समझना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। और बाद में प्रॉब्लम होता है, देखो आप क्या करोगे, स्पॉन्सरशिप ले लोगे, आईयू क्लियर करोगे, उधर जाओगे, फिर पता चलता है कि कुछ नहीं हो सकता, प्रॉब्लम होगा, ठीक है? तो ये छोटी छोटी चीजें आपको समझनी है। तो डेक साइड में नो कॉम्प्रोमाइज, अनएडेड 6x6 विजन चाहिए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कलर ब्लाइंडनेस अलाउड नहीं है। अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है, कुछ भी कर लो वो ठीक नहीं होगा, एटलीस्ट अभी तक साइंस इतना डेवलप नहीं हुआ है। मैं किसी को डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूं, ये हमने अभी तक इतने सारे बच्चों के साथ, सब बच्चों ने खुद से जाके दिमाग लगाया, इवन वी ट्राई टू फाइंड सम सॉल्यूशन, नहीं होता है। कोई डॉक्टर बोलेगा ये ड्रॉप डालो, कोई बोलेगा ये चश्मा पहन के घूमो, नहीं हो रहा है। व्हाट यू कैन डू इज एट द बेस्ट आप इसी फील्ड में दूसरे करियर ऑप्शंस को फिर ढूंढ सकते हो। और कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट है जिसका नीचे मैं लिंक दे रहा हूं, जाके चेक कर लेंगे आप कलर ब्लाइंड हो या नहीं, ओके? अननेसेसरी बाद में प्रॉब्लम होने से अच्छा है कि पहले ही सॉर्ट होना अच्छी बात है, ओके? और बॉयज में कलर ब्लाइंडनेस बहुत ज्यादा होता है कंपेयर टू गर्ल्स, तो आप पहले ही चेक कर लो ये कलर ब्लाइंड हो या नहीं हो, ओके? तो दो चीजें आई साइट को लेकर आपको थोड़ा सीरियस रहना, आईएमसीटी का अगर प्रिपरेशन कर रहे हो, और नो कलर ब्लाइंडनेस इज अलाउड। अब मरीन इंजीनियरिंग के लिए आप देखोगे तो यहाँ पे थोड़ा रिलैक्सेशन दिया है कि 6/12 विजन इन बोथ आईज, 6/6 नहीं 6/12 विजन इन बोथ आई, या फिर 6/9 एक बेटर है। हर एक का ना किसी का जैसे मेरा राइट आई इज बेटर देन माय लेफ्ट है, ओके? तो आपको भी पता होता है कि अपना आंख कौन सा अच्छा है, चेक करके देख सकते हो आप दूर का डिस्टेंस, ठीक है? तो यहाँ पे आपको देखना है 6/9 जो आपका बेटर है उसमें होगा, और 6/18 अगर वीकर है तो भी चलेगा, या 6/12 दोनों आपको, राइट? तो इंजन में थोड़ा रिलैक्सेशन है। कलर ब्लाइंडनेस यहाँ पे भी परमिटेड नहीं, ऐसा नहीं कि ठीक है चलो कलर ब्लाइंडनेस तो इंजन साइड में चला तो नहीं कर सकते, सीरियस बात है, ओके? कैंडिडेट्स फीलिंग द आईसाइट टेस्ट आर नॉट एलिजिबल फॉर डेक साइड कोर्सेस, ओके? क्लियर रहना है, क्योंकि नेविगेशन आप जब वॉच कीपिंग होता है आपको नेविगेशन करना है तो मेक श्योर दिखना चाहिए भाई, दूर से अगर रेड और ग्रीन को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते पोर्ट स्टार पोर्ट को तो प्रॉब्लम हो जाएगी फिर, राइट? चलो नेक्स्ट, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे, वो है आपका हाइट। हाइट का बहुत लोगों क्वेश्चन यहाँ पे क्लियर दिया गया है, मिनिमम हाइट फॉर मेल 157 सेंटीमीटर, फॉर फीमेल 152 सेंटीमीटर, ओके? आर्मी इतना स्ट्रिक्ट नहीं करते हैं कि खड़ा करके एकदम गिन के 152 पॉइंट थोड़ा सा कम है तो बाहर निकाल, इतना नहीं होगा। कई कई चीजों पे देखा गया थोड़ा सा रिलैक्सेशन दे देते हैं, ओके? क्योंकि जो सी फेयरर्स में अगर आप देखोगे एक बहुत बड़ा कम्युनिटी फिलिपिनोस का, उनका हाइट इतना नहीं है, राइट? आप देखोगे तो 140, 145, 150 तक ही रहते हैं, स्टिल दे आर आल्सो कंसीडर्ड टू बी गुड सी फेयरर्स, ओके? तो हाइट है, क्राइटेरिया डाला गया, यू हैव टू फॉलो इट, जो भी बोला गया, बट मेक श्योर कि आपके डॉक्टर से एक बार बात भी कर लेना इस चीज को लेकर, ठीक है? चलो, बीएमआई बहुत जरूरी, बॉडी मास इंडेक्स नॉर्मल रेंज में होना चाहिए। नॉर्मल रेंज बोला तो क्या, 19 से लेके 25 के अंदर, 18.5 जनरली होता है, बट 19 से लेके 25 के अंदर आपका होना चाहिए। नीचे लिंक में मैंने बीएमआई कैलकुलेटर दिया है, केजीज में वेट और सेंटीमीटर में हाइट डाल के देखने का तुम्हारा बीएमआई कितना है। जनरली मैं जो तरीका यूज करता हूँ कि लेट्स से आपकी हाइट है 165 सेंटीमीटर, माइनस करो 100 से, 65 वेट है, कोई बात नहीं, ठीक है चलेगा, थोड़ा कम ज्यादा भी हो सकता है, 65 तो चल जाएगा, बीएमआई में आप फिट बैठते हो। अगर हाइट है 165 सेंटीमीटर और वजन है 90 किलो तो बहुत बड़ा गड़बड़ है, आपका ओबेसिटी लेवल क्रॉस हो गया, क्योंकि 100 से माइनस करोगे तो 65 आ रहा है पर रिक्वायर्ड वेट 90, तो प्रॉब्लम हो जाएगा, ओके? तो बीएमआई कैलकुलेटर में भी आप चेक कर लेना कि सब ठीक है। आजकल कंपनीज इन चीजों को लेके बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गई है। क्या होता है, शिप पे अगर अनहेल्दी हो आप, ओके, और कुछ इशू हो जाता है, राइट, तो पहले तो आपके वर्क आवर्स पे इशू हो जाएगा, ठीक है? दूसरा प्रॉब्लम क्या आता है कि इंश्योरेंस, अगर वहां से आपको भेजना पड़ा घर पे
तो इंश्योरेंस का इशू हो जाता है, इंश्योरेंस क्लेम करते हो तो आपको पता है प्रीमियम बढ़ता है मतलब शिप का खर्चा बढ़ेगा। तो ये सारी चीज़ें होती है, तो कंपनीज हेल्दी लोगों को ज़्यादा प्रेफर करती है। और आजकल तो दांत भी चेक करके पहले ही बोलते हैं कि जाके आपका डेंटिस्ट का सर्टिफिकेट ले लो, क्योंकि इंडिया में डेंटिस्ट थोड़ा कम पैसे लेते हैं, बाहर बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसके ऊपर ध्यान देने का अपने को बॉडी वॉश देखते हैं। हियरिंग का देखना है, कोई भी हियरिंग डिफेक्ट अलाउड नहीं है, ये भी डीजी जो डॉक्टर होता है वो चेक कर लेता है। चलो नेक्स्ट आता है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि एग्जाम का पैटर्न कैसे होता है। ये बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन है, सर क्या एग्जाम का पैटर्न है, कहीं गूगल में कुछ और दिखा देता है, चैट जीपीटी पे जाओ उधर कुछ और दिखा देता है, एक्चुअल पैटर्न क्या है, पिछले बार कुछ और फॉलो होता है, ये बार शायद ऑल फॉलो। हर चैनल में कोई ना कोई गड़बड़ आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे हम लोग एक बार वो प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं कि 2024 में क्या एग्जाम का पैटर्न था, 2025 में ऐसा ही होगा, ये एक्सपेक्ट करके चलते। चेंजेस हो गए तो ये चैनल में आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। क्या पैटर्न एग्जाम का, देखो मोड ऑफ एग्जाम ऑनलाइन एग्जाम होता है, सेंटर्स वहाँ पे पूछे जाते हैं, राइट। जैसे अभी वी आर लोकेटेड इन नासिक, तो हम नासिक के सेंटर को प्रेफर करते हैं, बच्चों को बोलते हैं कि आप यहाँ पे आके एग्जाम दे दो, राइट। उसके अलावा दूसरा रहता है ड्यूरेशन, 3 घंटे का पेपर रहता है, 180 मिनट्स। अब टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखो, जो यूजी है, बीएससी बीटेक डीएनएस 200 क्वेश्चन, जो पीजी है, जो एमबीए कर रहे हैं 120 से लेके 150 क्वेश्चंस, फिक्स नहीं, थोड़ा कम ज्यादा होता रहता है। टाइप ऑफ क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, ओके। मार्किंग स्कीम, तो 1 मार्क अगर आपका आंसर सही है, और अगर आपने गलत अटेम्प्ट किया तो यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग -0.25, मतलब 1/4 मार्क माइनस होगा। तो आपका अटेम्प्ट आपको सोच समझ के करना है, ऐसे नहीं कि कुछ भी आ गया तो मार्क करके आ गया, नहीं, अटेम्प्ट आपको सोच समझ के करना है। और यहाँ पे विल बी टीचिंग कैसे छोड़ना है, कौन से एग्जाम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का है, क्या आपका स्ट्रैटेजी होना चाहिए, राइट। चलो ध्यान दो, अब मीडियम ऑफ एग्जाम इंग्लिश में ही होता है, तो एग्जाम जो है वो इंग्लिश में ही होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, सर कौन से टॉपिक है, तो टॉपिक आपके सामने है। मैथ्स होता है 11th-12th बेसिस, थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल है इस बार, राइट। जेईई मेन तक के क्वेश्चन पूछे गए थे, तो मैथ्स थोड़ा डिफिकल्ट था 2024 का, ठीक है। तो 50 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 1 मार्क का, 50 मार्क्स। फिजिक्स कंपैरेटिवली इजी था, 50 क्वेश्चन थे, 50 मार्क्स। केमिस्ट्री बच्चों होता आसान है, बहुत सारे बच्चे ना केमिस्ट्री को इग्नोर कर देते हैं, आसान, इग्नोर कर देते हैं, ओके। तो जो कोर्स हमने लॉन्च किया, यू कैन गो देयर, व्हिच इज द चीपेस्ट कोर्स अवेलेबल, सबसे कम कॉस्ट में वी हैव केप्ट दिस कोर्स थ्रू आउट इंडिया। एनीवन हु वांट्स टू विशेस टू क्लियर द एग्जाम, उनके लिए ये बेस्ट ऑप्शन होगा, राइट। सो व्हाट वी हैव डन इज कि केमिस्ट्री को भी अच्छे तरीके से हमने कंपाइल किया है, आप देख सकते हो वीडियोस, क्वेश्चंस है, बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस है, यू कैन गो गिव दोस क्वेश्चंस, राइट, और उससे आपको फायदा होगा। तो कितना आप देख रहे हैं यहाँ पे, 20 मार्क्स 20 क्वेश्चंस, दैट्स इट, एक क्वेश्चन 1 मार्क, सिंपल, ओके। और बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन होते हैं, अगर आपका केमिस्ट्री का बेस क्लियर है, राइट, तो आप इसमें 20 में 20 भी ला सकते हो। इसके बाद है इंग्लिश, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स, गेम चेंजर है इंग्लिश। अब एक चीज समझो, अगर आप टियर 2 सिटीज से आते हो, मतलब आप मेट्रोपॉलिटन सिटीज से नहीं आते हो, उससे एडजेसेंट सिटीज से आते हो, तो आप ऑलरेडी इंग्लिश में प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। क्या होता है मेट्रोपॉलिटन सिटीज में, स्कूल्स में इंग्लिश का आप देखोगे थोड़ा सा क्वालिटी अच्छा होता है, और जब आप नीचे ड्रॉप करते हो तो इंग्लिश में क्या होता है जनरली, बिकॉज घर में भी इंग्लिश ज़्यादा बोली नहीं जाती है, जो आप कंज्यूम कर रहे हो शायद ओटीटी प्लेटफॉर्म से आपने किया होगा, तो उसके अलावा तो ज़्यादा आपके पास ऑप्शंस नहीं होते, उसके कारण ग्रामर अपना थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है। और बहुत सारे बच्चे, मैंने जब अभी ग्रामर के आप वीडियोस देखोगे हमारे, तो बहुत बच्चे जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज से आते हैं, जिनके साथ आपका डायरेक्ट कंपटीशन होता है, उनको क्या होता है, एज ए रीड द सेंटेंस वो स्पॉट कर लेते हैं कि यहाँ पे गलती है, और उनके चांसेस ज्यादा होते हैं फिर स्कोर करने के लिए। बहुत बच्चे जिनका इंग्लिश अच्छा है, जैसे वन ऑफ आवर स्टूडेंट्स, शी वाज द फर्स्ट फ्रॉम महाराष्ट्र जिन्होंने एसएसआर नेवी और आर्मी सिटी दोनों क्लियर किया था। शी स्कोर्ड गुड मार्क्स इन दिस, 40 में अच्छा स्कोर कर पाई थी, जैसे ओवरऑल स्कोर बढ़ गया था, ओके। तो ये चीज आपको पकड़ के चलनी है, इंग्लिश को लाइटली मत लो कि आ जाएगा कर लेंगे, नहीं। वी हैव सॉल्व्ड सम 2500 क्वेश्चंस विद एक्सप्लेनेशन, तो इफ यू गो थ्रू द वीडियो यू विल कम टू नो कि इंग्लिश कितना अच्छा और इंटरेस्टिंग है, राइट। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट है जनरल एप्टीट्यूड। जनरल एप्टीट्यूड में जीके भी, और जीके हमने देखा ऐसे पूछा कि जनरल और ओशन बॉडीज के बारे में होता है, इंडिया के एम्ब्लम के बारे में होता है, जनरल जीके का जो इंडिया का नॉलेज होता है वो सब हमने कंपाइल करके रखा है। तो जस्ट फॉलो दैट व्हाटएवर वी आर गिवन, राइट। तो यहाँ पे भी जीके का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। इसके साथ होता है एप्टीट्यूड, ठीक है, जो लॉजिकल एप्टीट्यूड जिसको बोला जाता है, या लॉजिकल रीजनिंग जिसको बोला जाता है।
तो जिसमें डायग्राम्स आ गया, सिलॉग्स आ गया, राइट, सेटिंग अरेंजमेंट आ गया, ये सारी चीज़ें भी हमने कवर करके रखी है। डाइस है, राइट, नंबर सिस्टम है, अल्फा न्यूमेरिक सिस्टम है, ये चीज़ें जनरली बच्चों को पता नहीं होती, आसान है, इसको अगर एक बार आप सीख लो तो आप क्वेश्चन कर लोगे, राइट। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये जो मेजर 2 टॉपिक्स है ना स्टूडेंट्स, ये गेम चेंजर बन सकते हैं अगर आप ठीक से पढ़ाई करो तो। कौन सा? एक आपका जनरल एप्टीट्यूड जिसको बच्चे निग्लेक्ट करते हैं, दूसरा इंग्लिश और तीसरा केमिस्ट्री। जनरली बच्चे क्या करते हैं, मैथ्स फिजिक्स में इतना अटक जाते हैं कि इनके पास ध्यान दूर कर देते हैं। और यहाँ पे अगर आप एवरेज भी खेलो ना मैथ्स और फिजिक्स और इसमें थोड़ा सा आप जोर लगा दो, ठीक है, तो मजा आ जाएगा। देखो ये एग्जाम जो मर्चेंट नेवी थी, समझ लो ये फील्ड में आपको कोई साइंटिस्ट और जीनियस नहीं चाहिए, इसमें आपको लॉजिकल लोग चाहिए, राइट, कि जो अच्छे ऑफिसर्स बन सके। तो वो जो है ना उसको चेक करने के लिए क्राइटेरिया रखा गया। तो अगर उनको चाहिए होता कि कोई आईआईटी ज्वाइन करे तो उन्होंने उस हिसाब से पेपर बनाया होता। उनको चाहिए ऑलराउंड डेवलपमेंट किसी बंदे का या बंदी का, गर्ल्स आर अलाउड। ओके, चलो नेक्स्ट क्या देख रहे हैं हम लोग? एप्लीकेशन फॉर्म का ये imu.edu.in पे आपको आ जाएगा, विल बी गिविंग यू ऑल द इंफॉर्मेशन, राइट। यहाँ पे क्लिक करना है अपने को रजिस्ट्रेशन के लिए, विल बी गिविंग यू द एंटायर वीडियो, जब आएगा ना फॉर्म विल टेल यू हाउ टू डू दैट। फॉर्म को आपको फॉलो करने के सारी चीजें, मोबाइल नंबर हो गया, मोबाइल नंबर लिखते हो मेक श्योर कि ऐसा नंबर ही डालना कि जो आप हमेशा यूज करते हो। पता चला कि अभी डाल के रखा, बाद में उसमें रिचार्ज ही नहीं है, रिचार्ज नहीं होने की वजह से सामने से ओटीपी भी नहीं आ रहा, उससे ईमेल है पड़ा हुआ बट उसका ये नहीं पता कि पासवर्ड क्या है। पासवर्ड ढूंढने जा रहे हो तो ऐसे मोबाइल से लिंक करके रखा है कि वो मोबाइल अब यूज करना भी बंद कर दिया तो उसको ओटीपी किधर जाएगा ये नहीं पता। ऐसे मत करो क्योंकि यू हैव टू फिल अ लॉट ऑफ फॉर्म्स। एक सॉलिड ईमेल आईडी जो आप आगे यूज, और उसका नाम भी ठीक से रखना, ठीक है। ऐसे नहीं कि आई वांट यू forever@gmail.com, अरे भाई कंपनी को देना है इसको, ठीक है। अपना नाम और कुछ 1 2 3 4 नंबर डाल के बनाना ताकि लगे प्रोफेशनल। ओके, तो ये सब चीजें मत करो, अच्छा ईमेल आईडी बनाओ, नंबर सिंपल रखना जो आप यूज करते हैं। ओके, ये डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, छोटी छोटी चीजें बहुत मैटर करती है। एप्लीकेशन पीरियड कब है? मार्च से मई 2025 अप्लाई करना होगा आपको। एग्जाम डेट जो होगी मेजरली फर्स्ट वीक ऑफ जून में आपका एग्जाम हो जाता है। ओके, फर्स्ट वीक ऑफ जून में आपका एग्जाम हो जाता है, 15 दिन में रिजल्ट लग जाता है, राइट। और उसके बाद आगे का प्रोसेस शुरू हो जाता है। आगे का प्रोसेस क्या है? आईएमयू रिजल्ट डिक्लेयर करता है, मेरिट लिस्ट बेस्ड स्कोर आता है, और पिछले बार 18,000 तक बच्चे दिए थे, और उसके पहले आप देखोगे तो 13 to 14,000 सिलेक्शंस। पिछले बार में प्रॉब्लम्स भी बहुत हुए थे, बहुत सारे पेपर भी लीक हुए, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। वी आर somehow we are also fighting against that problem। पेपर लीक हो रहे, एग्जाम चल रहा है और टेलीग्राम ग्रुप में देख रहे कि स्क्रीनशॉट्स आ रहे थे। अभी क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, गवर्नमेंट ने इसके पास ध्यान देना चाहिए, बट ठीक है, सिस्टम है, हमको तो हमारा काम है पढ़ाई करना है, तो ये चीज को अपने को थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर कोई कर रहा है तो देयर आर चैनल्स यू कैन रिपोर्ट, ठीक है, एटलीस्ट चैनल्स विल रिपोर्ट टू द गवर्नमेंट, द अथॉरिटी, ताकि ये सब चीजें ना, ये सब बच्चे 2 साल से मेहनत करते हो, कोई बस 20-30-40,000 रुपए देके अगर एग्जाम पास कर रहे हो तो कहीं ना कहीं फिर दिस इज नॉट ट्रू, दिस इज नॉट करेक्ट। चलो, तो हमको क्या करना है, सबसे पहले आपका जब रिजल्ट आएगा तो मेरिट लिस्ट आएगी, ठीक है। उसके बाद काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है आईएमयू कैंपसेस के लिए, कोलकाता है, मुंबई में भी है, आप देखते हो, उसके बाद चेन्नई में है, तो ये सब उसका काउंसलिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है इनिशियल। तो यहाँ पे आप देखोगे ना तो रैंक बहुत ज्यादा चाहिए, 1000 के अंदर 800, 900, 700 ऐसे रैंक जाते हैं। ओके, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अगर आप आईएमयू कॉलेजेस कैंपसेस में नहीं जा रहे, बाकी कॉलेज में गणपत जाओ, तोलानी जाओ, समुद्र इंस्टीट्यूट जाओ, किसी में भी जा रहे हैं, आईएमआई जाओ, तो फिर उनके भी वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना ही है। ओके, चलो, उसके बाद क्या होगा, मेडिकल टेस्ट। अभी ये आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, क्यों? क्योंकि आपने ऑलरेडी करके रखा मेडिकल टेस्ट, बिकॉज हमने ऑलरेडी किया। ये मैं जो आपको बता रहा हूँ पहले करके रखना था कि यहाँ पे डर ना रहे, बॉडी में कुछ निकल ना जाए। अच्छे से सोनोग्राफी करते हैं, एक्सरे करते हैं, हर चीज को चेक किया जाता है, तो पहले से आप क्लियर रहेगा मेडिकली जो मैं फिट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ऑलरेडी आपका टेंशन कम हो जाता है, एंड देन फाइनल सीट अलॉटमेंट और पेमेंट हो जाता है। क्लियर? तो ऐसे अपने को प्रिपरेशन करना है। तो आईएमयू के बारे में वीडियो था जिसमें मैंने आपको बेसिक बताया कि आईएमयू सीटी क्या है, ये जो एग्जाम है इसमें आपको क्या फिटनेस स्टैंडर्ड्स रखने हैं, आपको आपका पढ़ाई में क्या क्या चीजें आने वाली, किन चीजों पे आपको फोकस करने का है, राइट। डीएनएस, बीएससी, बीटेक के लिए एग्जाम है। अब इसके अलावा जो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट इज डीएनएस स्पॉन्सरशिप। अब ये डीएनएस स्पॉन्सरशिप क्या होता है, इंटरनल कौन सी कंपनीज है, इसके अलावा एक्सटर्नल कौन सी कंपनीज है, ये क्या कॉन्सेप्ट है, ये हम अगले वीडियो में देखेंगे इन डिटेल। ओके, तो अभी के लिए आपको अगर कोई डाउट हो तो यू कैन, ये मेरा नंबर है,
डाउट हो, कोई कंप्लेन हो या वैसा अगर कोई फ्रॉड चल रहा है कि भाई सर पैसे देके एग्जाम क्लियर हो रहे हैं यहाँ पे आईएमए सेंटर का, कॉल मी ऑन दिस नंबर, राइट? तो दिस इज माय नंबर 7276184916। यहाँ पे विल ट्राई टू हेल्प यू आउट, ठीक है? आईएमए रिगार्डिंग मेडिकल रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन हो कि सर मेरे रिस्पेक्ट से कुछ हो सकता है क्या, टोपोग्राफी कहाँ से किया जाए, कितना खर्चा आएगा, ये सब हम उस पर डिस्कस करेंगे, ओके? So with this students, with this we'll be taking a leave and we'll be meeting in the next topic. We'll be covering next topic जो जैसे मैंने आपको बोला है अगला टॉपिक होने वाला है डीएनए स्पॉन्सरशिप के बारे में। ऑलरेडी कंपनीज ने अपने फॉर्म आउट कर दिए, कॉलेजेस ने अपने फॉर्म आउट कर दिए, शायद गणपत का कल या परसों में फॉर्म बंद हो जाएगा। What we'll suggest is kindly जल्द से जल्द try to fill all these forms. Okay, start your preparation now. अभी भी वक्त नहीं गया है, you still have almost 2 months in your hands. अभी भी पढ़ाई करोगे तो definitely you can land a good company. So with this students, we'll take your leave and we'll be meeting in the next session. Thank you, take care, happy learning.